मेरे ससुर से घर के तमाम लोग नफरत करते थे और मेरे पति भी मुझे उनसे दूर रहने को कहते थे, क्योंकि मुझे तो वे एक शरीफ इंसान लगते थे। एक दिन मुझे कहने लगे, अब मेरा थोड़ा वक्त ही रह गया है, क्या तुम मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर सकती हो? मैंने कहा, कैसी ख्वाहिश? तो कहने लगे, मेरी बेगुनाही साबित कर दो, उस औरत से कह दो वो सबको आखिर सच बता दे। मैं जब उनके बताए गए पते पर पहुंची, जिस औरत ने दरवाज़ा खोला उसे देखकर मेरे होश उड़ के रह गए थे। मंगनी के बाद पहली बार मैं अपने ससुराल आई थी। असल में उन्हीं लोगों ने हमें दावत दी थी और ख़ास तौर पर मुझे भी बुलाया था ताकि मैं उसे बहाने उनका रहन सहन और घर वगैरह देख लूँ। तो मैं भी अपने पापा के साथ अपने ससुराल आ गई थी। खाने के बाद मेरी नन भी मुझसे कहने लगी कि आओ तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। लेकिन अभी हम डाइनिंग हॉल से बाहर ही निकले थे कि उसका बेटा उसे तंग करने लगा। तो मैंने कहा, आप उसे खाना खिला दे, मैं खुद ही देख लेती हूँ। अभी मैं सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर ही आई थी कि अचानक ऐसे लगा कि कोई तेजी से मेरे पीछे से गुजरा है। चौंक कर पलटी तो कोई भी नहीं था। उसी वक्त एक कमरे के दरवाजे को कुंडी लगने की आवाज़ आई। मैंने सोचा कि आखिर इस कमरे में कौन हो गया है, सब घर वाले तो नीचे हैं, तो यहाँ पर कौन हो सकता है? मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ था और उस वक्त मेरी दूसरी नंद ऊपर आ गई। तो मैंने उससे पूछा कि आप लोगों के अलावा कोई और भी है यहाँ पर, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जैसे सामने वाले कमरे में कोई गया है। तो वे घबरा गई और मुझसे कहने लगी, नहीं भाभी, आपको कोई गलतफहमी हुई है, हमारे अलावा तो और कोई भी नहीं है। पर मुझे गलतफहमी नहीं हुई थी, बल्कि मुझे पक्का यकीन था कि कोई और भी हमारे अलावा यहाँ पर मौजूद है। लेकिन मैंने बहस करना ज़रूरी नहीं समझा और उसके साथ घर देखने लगी। मेरे ससुराल वाले अच्छे थे और उनके घर का माहौल भी मुझे बहुत ही पसंद आया था, लेकिन कोई चीज़ भी मुझे खटक रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये उलझन क्या है। मंगनी के बाद एक दो बार भी मेरा वहाँ पर अचानक से उनके घर जाना हुआ था, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे वे घबरा गई हो। मुझे रूम में बैठा कर मेरी सास जल्दी से कमरे से बाहर चली गई। मुझे लगा कि मेरे लिए कुछ इंतज़ाम करने गई होगी, तो मैं उनको मना करने उनके पीछे आई। तो वे किचन में नौकरानी को कह रही थी कि उससे कह दो कि वह हरगिज़ भी कमरे से बाहर न निकले। मुझे अपने पीछे देखकर मेरी सास अचानक घबरा गई। मैंने पूछा, आप किसको कह रही है कि वह कमरे से बाहर न निकले? तो वे कहने लगी कि असल में तुम्हारा मंगेतर आज घर पर ही है, तो मैं उसके लिए ही कहलवा रही थी कि वे कमरे में ही रहे। असल में हमारे यहाँ रस्म है कि शादी की तारीख हो जाने से पहले दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को नहीं देखते। न जाने मेरी सास क्या छुपाने की कोशिश कर रही थी। मैंने उनसे नहीं बताया कि सुबह ही मेरे उनके बेटे से बात हुई है और वह तो उस वक्त अपने दफ्तर में था। ज़रूर ये किसी और के बारे में ही बात हो रही थी, लेकिन मैंने उन्हें कोई तवज्जो नहीं दी कि अगर वे कुछ मुझसे छुपा रही है तो मैं पूछकर भी क्या करूँगी। वैसे भी मुझे आदत नहीं है किसी के मसलों में पड़ना। मैंने उन्हें कोई अहमियत नहीं दी कि हो सकता है उनका कोई और मेहमान आया हो और वे उसे मुझसे ना मिलवाना चाहती हो। शादी की तैयारी बहुत जल्दी हो गई और मैं रुखसत होकर अपने ससुराल में आ गई। मैं अपने कमरे में बैठी अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। अचानक दरवाज़ा खुला और एक बहुत ही उम्र का आदमी अंदर दाखिल हुआ। मैं उसे देखकर घबरा गई कि ये कौन है? ये तो मेरा पति नहीं है। ना जाने कौन अंदर आ गया था। उससे पहले कि मैं पूछती, वह मुझसे कहने लगा, बेटी घबराओ नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तुम्हारे पति का बाप हूँ और तुम्हारा ससुर हूँ। मैं तो बस तुम्हें देखने आया था कि मेरी बहू कैसी है। मैं चौंक कर रह गई कि क्या मेरे पति का बाप भी है? जब ये लोग रिश्ता लेकर आए थे तो उन्होंने कहा था कि उसका बाप नहीं है, सिर्फ एक माँ है और एक बहन है। कितना बड़ा झूठ शादी से पहले दिन ही सामने आ गया था। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उस वक्त आवाज़ देकर अपनी सास को बुलाया। कमरे में मेरी सास और मेरे पति भागते हुए आए और वहाँ पर उस आदमी को देखकर उनके होश उड़ गए। मैंने गुस्से से पूछा कि आप लोगों ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला है? ये भी घर के ही एक आदमी है, तो आपने उन्हें क्यों छुपाया? इस सब के पीछे ऐसा क्या बड़ा मकसद है? अब तक न जाने आप लोगों ने और कितने झूठ बोले हैं। मेरी सास और मेरे पति शर्मिंदा नज़रों से मेरी तरफ देख रहे थे और मेरी सास गुस्से से अपने पति को देखते हुए कहने लगी, तुम्हें मना किया था ना, मगर तुम फिर भी बाज नहीं आए। चलो मेरे साथ। और उसे पकड़कर खींचती हुई कमरे से बाहर ले गई। जबकि मेरे पति मुझसे कहने लगे, तुम बैठो, मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ कि हमने ये झूठ क्यों बोला।
हमने बहुत ही पहले ही इन्हें बाप के लायक समझना छोड़ दिया है। अब हमारे लिए ये अहमियत नहीं रखते, इसलिए हमने उनके बारे में बताना भी गवारा नहीं समझा। बस उसके अलावा और कोई बात नहीं। हम लोगों ने ना तो उन्हें शादी पर बुलाया और ना ही उनके बारे में बताना ज़रूरी समझा। तो वे कहने लगी कि तुम इस बारे में मत पूछो, ये ऐसा राज है जो मैं हरगिज़ भी नहीं बता सकता। बस ये समझ लो कि हमारे घर में कोई भी उनको पसंद नहीं करता, सभी उनसे नफरत करते हैं और तुम भी उनसे दूर ही रहना। पति की बातें सुनकर मैं काफ़ी हैरान हो गई थी कि न जाने ऐसी भी क्या बात है कि ये अपने आप से इस कदर नफरत क्यों करती है। लेकिन उनकी बातों से तो यही अंदाज़ा हो सकता है वे अपने आप को एक अच्छे इंसान नहीं समझते। खैर, ये उनका घर का मामला था, इसलिए मैंने ज़्यादा अहमियत देना ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन फिर दिन गुजरने के साथ साथ मुझे एहसास होता गया कि ना सिर्फ मेरे पति बल्कि मेरी सास का रवैया भी अपने पति से इंतहाई ख़राब है। यहाँ तक कि बेटियाँ भी अपने बाप को कुछ नहीं समझती थी। हर कोई उनसे नफरत करता था और उनको नफरत की निगाहों से ही देखते थे। वे बेचारे अपने कमरे में अकेले पड़े रहते थे और ये जानकर तो मुझे हक्का बक्का रह गई थी कि मेरी सास ने अपना कमरा भी अलग कर रखा था। मेरी दोनों नंदे शादीशुदा थी, वरना मैं उन्हीं से ही पूछ लेती कि आखिर ऐसा क्यों है। एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने सोचा कि मैं जाकर अपने ससुर को भी खाना दे आती हूँ, क्योंकि ये लोग तो उनको अपने साथ डाइनिंग टेबल पर भी नहीं बिठाते थे। मैं गहरी सी प्याली लेकर उनके कमरे में गई तो वे बहुत खुश हुए, मगर उससे पहले मैं उनको प्याली पकड़ाती उस वक्त मेरे पति वहाँ पर आ गए और मेरे हाथ से वे प्याली खींचकर नीचे फेंक दी। मुझसे कहने लगे कि मैंने तुम्हें मना भी किया है था कि उनके कमरे में नहीं आना और ना ही उनके आसपास रहना, तो तुम क्यों यहाँ पर आई हो, चलो यहाँ से। वे मुझे खींचते हुए कमरे से बाहर ले गए और मुझसे बहुत ही बुरी तरह नाराज़ होने लगे। मैंने हैरानी से पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? वे आपके पापा है और बहुत ही शरीफ इंसान है, उन्होंने तो मुझे आज तक कुछ भी नहीं कहा। मेरा पति कहने लगा, हम उनके बारे में जो जानते हैं वे तुम नहीं जानती। अगर तुम जान लो तो तुम भी उनसे नफरत करो और मैं तुम्हें सच बता भी नहीं सकता। इसलिए जो घर के मसले चल रहे हैं वे चलने दो और बस ये बात मेरी याद रखो कि उनसे दूर ही रहना। खैर, उस वक्त तो मैं अपने पति के सामने चुप हो गई, मगर ये मामला मुझे उलझन में डाल रहा था। ऐसा भी क्या गुनाह कर दिया? उनके अपने सगे घर वाले ही उन्हें माफ़ करने को तैयार नहीं हो रहे थे। मैंने अपने ससुर को जब भी देखा था चुपचाप और खामोश ही देखा था, अक्सर उन्हें कमरे में बैठा हुआ ही देखा था। तो मैं सोचती थी कि जब ऊपर वाला माफ़ कर देता है तो ये इंसान क्यों नहीं करता। एक दिन मुझे मौका मिला तो मैंने अपने ससुर से पूछा कि ऐसी भी क्या बात हो गई है कि आपके घर वाले ही आपके खिलाफ़ हो गए हैं। तो वे रोने लगे और कहा कि तुम मेरे पास ना आया करो, ना ही मुझसे कोई बात किया करो, उन लोगों को अच्छा नहीं लगता। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से ये तुम्हें भी बातें सुनाए। तुम एक अच्छी लड़की हो। मुझे उनके लिए फ़िक्र रहती थी क्योंकि कोई उनका ख्याल रखने वाला और पूछने वाला नहीं था। वह हर लिहाज से एक शरीफ इंसान ही थे और मैंने उनके किरदार में कोई खराबी नहीं देखी थी। एक बार ऐसा हुआ कि बड़ी नंद रहने आई हुई थी और उसकी बड़ी बेटी जो कि 5 साल की थी कहने लगी, माँ मैं नाना से जाकर मिल आऊँ। तो उसकी माँ ने डांटते हुए कहा कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है उनके पास जाने की, वे तुम्हारे नाना नहीं है। मैं तो ये रवैया देखकर अफसोस करती रह गई कि ये कैसी बेटी है, इतनी नफरत कैसे करती है। मेरे ससुर की तबीयत भी अब ख़राब ही रहती थी, वे अक्सर बीमार रहने लगे थे। मैं हर मुमकिन कोशिश करती थी कि उनका ख्याल रख सकूँ, उनके पास जाकर थोड़ी बातें करके उनका ध्यान बटा सकूँ। और मेरी सास और सभी मुझे बहुत ही बातें सुनाते थे और हर मुमकिन कोशिश करते थे कि मैं वहाँ ना जाऊँ, लेकिन मैं किसी की भी नहीं सुनती थी क्योंकि मेरा दिल कहता था कि वे मेरे साथ कुछ बुरा नहीं करेंगे। मुझे लगता था कि ज़रूर पहले कोई ऐसा राज है जिससे वे सभी वाकिफ़ है सिवाय मेरे। अब मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं भी पिछली सारी हकीकत मालूम कर लूँ जिस पर अभी तक पर्दा पड़ा हुआ था। मेरे पापा की सालगिरह करीब आ रही थी तो मैंने सोचा कि उनको सरप्राइज़ दूँ। मैं चाहती थी कि उनकी जितनी भी पुरानी तस्वीर है उनको दोबारा से नया बनवा कर एक एल्बम में अपने पापा को गिफ्ट में दे दूँ। मैं ये काम पापा से छुपकर करना चाहती थी। इसलिए एक दिन जब पापा घर पर नहीं थे तो मैं अपने माँ के घर गई और सीधा पापा की लाइब्रेरी में चली गई जहाँ पर उनकी पुरानी तस्वीर रखी हुई थी। उनकी तस्वीरों को देखते हुए मैं चौंक के रह गई थी क्योंकि पापा की जवानी की एक और तस्वीर ऐसी थी जिसको देखकर मैं उलझन में रह गई थी।
उस तस्वीर में पापा के साथ जो आदमी नजर आ रहे थे वे तो बिल्कुल मेरे ससुर के जैसे थे। यकीनन यह उन दोनों की जवानी की तस्वीर थी। उसका मतलब तो ये था कि वे मेरे पापा उनको बहुत ही पहले से जानते थे। शायद वे दोनों दोस्त थे, क्योंकि वे तस्वीर उनकी नज़दीकी को बयां कर रही थी। उसके अलावा भी एक दो और तस्वीर ने मुझे वे नज़र आए थे, और जिसमें वे हमारे ख़ानदान के साथ भी बैठे हुए थे। उसका मतलब तो ये था कि उनका हमारे घर बहुत आना जाना था। मुझे ये कुछ समझ नहीं आया। इससे पहले पापा घर आ जाते मैं जल्दी से वहाँ से चली गई, लेकिन ये बात मुझे बहुत ही खटक रही थी कि आखिर ये सारा चक्कर क्या है। जब मैं घर आई तो अपने ससुर से पूछने के लिए उनके कमरे में चली गई, लेकिन वह मुझे बहुत ही बीमार लग रहे थे। तब मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा। मैंने उनसे कहा कि मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ, तो कहने लगे कि तुम मेरी बेगुनाही साबित कर सकती हो, इसलिए तो तुम यहाँ पर आई हो। तुम जाकर उस औरत को कहो कि वे जाकर सबको सच बता दे कि मैं हरगिज़ ऐसा नहीं हूँ, मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगाए गए हैं। मेरी बस यही आखिरी ख्वाहिश है कि मुझ पर ये सब इल्ज़ाम हट जाए और मैं बिल्कुल सही होकर इस दुनिया से चला जाऊँ। मैं उनकी बातों में उलझ के रह गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था और ना उन्होंने मुझे कुछ ज़्यादा बातें बताई थी। बस एक पेपर कहने लगे कि इस पते पर जाओ और यहाँ पर मौजूद औरत को कहना कि अब बहुत देर हो गई है और वापस पलट आओ और सबको सच बता दो। क्या पता उसको अपने किए का एहसास हो गया हो और वह आकर मेरे बेगुनाही साबित कर दे। मैंने उनसे उस घर का एड्रेस लिया और अगले ही दिन वहाँ पर चली गई। वह उस शहर का एक इलाका था और मैं अंदर ही अंदर डर भी रही थी कि अगर इस औरत ने मुझे कोई सवाल किया तो मैं क्या जवाब दूंगी। न जाने वह औरत कौन थी और उसका उनसे क्या ताल्लुक था, लेकिन मैं जिस काम के लिए आई थी वे मुझे करना तो था ही। इसलिए मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। जिस औरत ने दरवाज़ा खोला उसे देखकर तो मैं चौंक कर रह गई थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। मगर 6 साल बीत चुके थे, लेकिन मैं एक नज़र में ही उन्हें पहचान चुकी थी। मगर वक्त बहुत ही आगे बढ़ गया था और उनके बाल भी सफ़ेद हो चुके थे, लेकिन नए नक्श तो वही थे। उनको यहाँ पर इस हाल में देखकर मैं अजीब होकर रह गई थी। वे मेरी सगी बुआ थी, जो कि मेरी बचपन में फेवरेट हुआ करती थी। मेरी बचपन की साथी, जिनके साथ मेरा सारा बचपन गुजरा था। वे मेरी दोस्त और मेरी हमराज थी, लेकिन फिर एक दिन वह अचानक ही गायब हो गई और उस दिन के बाद से हमने उनके बारे में कुछ मालूमात नहीं कर पाए और ही वक्त गुजरने के साथ साथ भी हम भूलते चले गए। लेकिन आज अपने सामने देखकर ये सब कुछ याद आ गया। मैं पिछली बातों में खोकर ही रह गई थी कि अचानक उनकी आवाज़ से होश में आई। वे मुझसे पूछ रही थी कि तुम कौन हो। मैं खुद पर काबू नहीं रख पाई और उनके गले लगते हुए कहने लगी, मैं आपकी भतीजी माया हूँ। वे चौंक गई और मुझे ज़ोर से गले लगा लिया, लेकिन फिर अचानक ही मुझे एक झटके से दूर किया और कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम जो भी हो यहाँ से चली जाओ। मैंने उनके कदमों में बैठकर कहा कि मैं तो यहाँ पर अपने ससुर की सवाली बनकर आई हूँ। उन्होंने कहा था कि उससे कहना अब तो जाकर सबको सच बता दे, मेरी बेगुनाही साबित कर दे, वरना मैं मरने के बाद भी अल्फाज में याद किया जाऊँगा। वे चौंक गई और मुझसे कहने लगी, इस सब का क्या मतलब है? तो मैंने उन्हें बताया कि शायद आपके ही लगाए गए किसी इल्ज़ाम की वजह से वे अब तक अपने घर में बहुत बुरे समझे जाते हैं और हर कोई उनसे नफरत करता है। तो उन्होंने आपसे रिक्वेस्ट की है कि जाकर सबको सच बताए कि उन पर से सारे इल्ज़ाम हट जाए। मैं ये भी जानना चाहती थी कि वे यहाँ पर क्यों है और उनके बाकी फैमिली वाले, उनके पति और बच्चे वगैरह कहाँ पर है। वे इतने साल हमसे दूर क्यों रही और मेरे ससुर से उनका ऐसा क्या रिश्ता था। लेकिन मैं कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं कर पाई और सोचा कि अब तो वक्त ने आमने सामने कर दिया है तो सारे सवालों के जवाब भी सब ही मिल जाएंगे। पहले तो वे मना करने लगी, लेकिन फिर एकदम ही कहने लगी कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। आज सबके सामने सच ही आ जाए तो बेहतर है। जब मैं उन्हें अपने साथ लेकर गई तो मेरी सास के चेहरे की रंगत पीली पड़ गई। वे चीखती हुई आगे बढ़ी कि तुम फिर से मेरी ज़िंदगी में जहर घोलने आ गई हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दोबारा इस दहलीज पर कदम रखने की? मैंने भी फ़ोन करके अपने पापा को भी बुला लिया था और जब उन्हें भी अपनी बहन को देखा तो वे भी अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाए और आगे बढ़कर उनसे मिलने लगे थे। बुआ ने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया। मेरे पति मुझसे कहने लगे कि ये सब क्या तमाशा है और ये औरत कौन है? मैंने पूछा
पूछा कि सबसे पहले आप मुझे बताएं कि आप लोग अपने पापा से इतनी नफरत क्यों करते हैं। तो मेरे पति कहने लगे कि इसलिए कि मेरे पापा इंसान कहलाने के लायक नहीं है। उससे शादी के नाम पर ना सिर्फ एक मासूम लड़की को गालियाँ बकी है बल्कि उसकी इज्जत भी लूटी है, इसलिए हम उससे नफरत करते हैं। मेरी बुआ आगे बढ़कर कहने लगी, क्या तुम जानना चाहते हो कि जिस औरत के हवाले से तुम अपने बाप पर इल्ज़ाम लगा रहे हो वे कौन है? तो सुनो, वे मैं हूँ। और जो ये सुनकर तुम इल्ज़ाम लगा रहे हो वे छोटा है, मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे बाप की बीवी हूँ, दूसरी बीवी। ये सुनकर तो मेरे साथ साथ मेरे पति ने भी और उसकी बहन के भी चौंक कर रह गई थी। लेकिन मेरी सास गुस्से में आ गई और कहने लगी, मेरे घर से निकल जाओ, हमें तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी। बुआ गरज कर कहने लगी, आज तो मैं सबको सच सुनाना ही चाहती हूँ। तुम्हारे पापा मेरे भाई के एक बहुत ही अच्छे दोस्त थे और उसके नाते उसका हमारे घर में आना जाना लगा रहता था। मैं बहनों में सबसे छोटी थी और बेइंतहा लाडली भी थी, इसलिए भाई के साथ साथ मैं तुम्हारे पापा की भी एक अच्छी दोस्त थी। लेकिन ये दोस्ती पसंदीगी में बदल गई थी। मैं कुछ अंदाज़ा ही ना कर सकी क्योंकि अच्छी तरह से जानती थी मैं कि वे शादीशुदा और 3 बच्चों के बाप है। लेकिन मोहब्बत और कम उम्र की दीवानगी शायद इसी तरह खुदगर्ज बना देती है। वे हरगिज़ भी मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे, मगर मैंने जब अपनी जान लेने की कोशिश की तो उन्होंने मुझसे शादी कर ली। मैं जानती थी कि मैंने तुम्हारी माँ से हक पर डाका डाला है और मैंने उसे बहुत माफ़ी भी मांगी और ये भी कहा कि मैं हरगिज़ भी तुम पर सौतन बनकर नहीं आना चाहती, लेकिन दिल के हाथों मजबूर थी। लेकिन तुम्हारी माँ ने दिल बड़ा करके मुझे कबूल कर लिया और सबके सामने महान बन गई। लेकिन अंदर ही अंदर ये मुझे उस घर से निकालने की प्लानिंग बनानी शुरू करती रही। मैंने तो उसे बड़ी बहन का दर्जा दिया था और तुम लोगों को भी अपने बच्चे ही माना था, मगर उससे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। एक दिन ऐसा हुआ कि घर पर कोई नहीं था कि अचानक मेरा एक दूर का कजिन मुझसे मिलने आ गया। वे मुझे पसंद करता था, हमेशा से ही मुझसे शादी करना चाहता था और अब मुझसे गिला करने आया था कि उसे छोड़कर एक शादीशुदा आदमी से शादी कर ली। और इसी वक्त तुम्हारी माँ ने वे सब देख लिया और शोर मचाकर सबको इकट्ठा कर लिया कि मैं तो बदकिरदार हूँ और मर्दों को फंसाती हूँ। मेरे पति के आने से पहले ही उसने मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। मेरे घर वाले तो पहले ही मुझसे नाराज़ थे कि मैं उनकी मर्जी के बगैर शादी कर ली है और ऊपर से इतना बड़ा इल्ज़ाम। उन्होंने भी मुझे कबूल करने से इनकार कर दिया। मैं तो अपनी एक दोस्त के यहाँ पर चली गई। वहाँ पर कुछ दिनों के बाद मुझे तलाकनामे के पेपर मिले और मैंने भी उन पर साइन कर दिए और उसके बाद हमेशा के लिए खुद को सबसे दूर कर दिया और सबसे नाता तोड़कर यहाँ पर आ गई। अभी कुछ महीने पहले तुम्हारे पापा से मेरी अचानक मुलाकात हो गई थी और उसने मेरे घर का एड्रेस देख लिया था। तभी तो आज मुझे यहाँ पर बुलाया है कि मैं उस पर लगाए गए इल्ज़ाम वापस ले लूँ। लेकिन मैं तो उस पर कोई इल्ज़ाम कभी लगाया ही नहीं। इल्ज़ाम तो मेरी ज़ात पर लगाए गए थे। ये सब सुनकर किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था, ख़ास तौर पर मैं तो बहुत ही बेयकीन थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी सास इस हद तक साजिश कर सकती है। मेरा पति कहने लगा कि माँ ये सब क्या है? आपने तो हमें कहा था कि हमारा बाप एक बदकिरदार आदमी है, ये सब क्या है? तो उसकी माँ चीखते हुए कहने लगी, हाँ मैंने ही ये सब कहा था क्योंकि मैं उस शख्स को सज़ा देना चाहती थी। जिस दिन उसने मुझ पर सौतन लाकर बिठाई थी उसी दिन से उसके लिए मेरे दिल में नफ़रत पड़ रही थी। मैं उसको ऐसी सज़ा देना चाहती थी कि ये ज़िंदगी भर याद रखे और ये सज़ा इससे बढ़कर क्या हो सकती थी कि उसकी औलाद उससे नफ़रत करे। जब उसकी बीवी को मैं घर से निकाल दिया तो मैंने उससे कहा कि उसने तुम पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है कि तुमने उसकी शादी से पहले ही इज्जत लूटी थी, इसी वजह से उसने तुमसे शादी की और अब उसने तलाक को कहा और दोनों तरफ से गलतफहमी डलवा कर मैं उनमें तलाक करवा दी। और मैंने तुम लोगों को भी यही बताया था कि तुम लोगों सारी ज़िंदगी अपने बाप से नफ़रत करो और ये इस नफ़रत की शिकार हो गए और एहसास जुर्म में अपनी ज़िंदगी गुजारते रहे कि उनसे मुझे धोखे क्यों दिया। और उस लड़की को हमेशा के लिए उस घर से दूर रखने की खातिर मैंने अपने बेटे का रिश्ता बचपन में ही उसकी भतीजी से तय कर दिया था और ये जाहिर करवाया क्योंकि मैं रिश्ता बचाना चाहती थी। मेरे पति और उसकी बहनों की आंखों में आंसू आ गए थे और वे बहुत ही ज़्यादा अपने बाप से लिपट कर माफ़ी मांगने लगे कि हमें माफ़ कर दे, वे एक अरसे तक बिना वजह आपसे नफरत की। दूसरी तरफ से मेरे पापा अपनी बहन से माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे कि हमने तुम्हें तलाश करने की बहुत कोशिश की लेकिन तुमने अपना कोई भी निशान नहीं छोड़ा था, हमें माफ़ कर दो, हमने उस औरत की बातों पर यकीन कर लिया। मैं खुश थी कि इतने सालों के बाद ही सही गलत फहमियाँ दूर हो गई। पापा को अपनी बिछड़ी हुई बहन मिल गई और मेरे ससुर को उनकी औलाद मिल गई और
और जहाँ तक मेरी सास का सवाल था, वह तो बहुत ही इस चीज़ पर अमल करने लगी थी, क्योंकि अब नफ़रत का रुख उनकी तरफ हो चुका था। उनके बच्चे अब उन्हें देखना भी गवारा नहीं करते थे। अपनी बेवजह की नफ़रत से उन्होंने कई ज़िंदगी के बर्बाद कर दी थी और ख़ुद भी कभी सुकून नहीं पाया था और ना ही आइंदा पाने वाली है। धन्यवाद दोस्तों।